हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिशरीज मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन। ये लेसन लेने का रीज़न ये है कि हमारे जो पार्ट 1 के लेसन्स है, फिशरी पार्ट 1 के जो 3 लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके सिर्फ 2 ही लेसन बाकी है, राइट। एंड हम लोग जो फिशरी पार्ट 2 है उसके हम लोग पहले 2 लेसन ले लेते हैं, क्योंकि फिशरी मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स वाला जो लेसन है वो लेंगे, क्योंकि ये दोनों लेसन थोड़े वाइड है और थोड़े लेंथी है, इसलिए समझने में इसे टाइम लगेगा, राइट। और फिशरी पार्ट 2 के लिए हमारा जो पेपर के बीच में गैप भी बहुत कम है, इसलिए हम पहले इसके 2 लेसन ले लेंगे और जितने बाकी के रिमेनिंग लेसन है वो हम इसके बाद लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, मार्केट किसे कहते हैं। उसकी डेफिनेशन दी है सबसे पहले स्टार्टिंग में, राइट। मार्केट मीन्स द इंटायर रीजन वेयर द कम्योडिटी ब्रॉट एंड सोल्ड डेट इज़ द एरिया फॉर द पोटेंशियल एक्सचेंज। मतलब मार्केट एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम्योडिटी यानी कि कोई प्रोडक्ट है वो आता है बेचने के लिए और ख़रीदा जाता है, राइट। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ बेची जा रही है और ख़रीदी जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ मार्केट। 3 टाइप के मार्केट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी विलेज मार्केट। प्राइमरी विलेज मार्केट को हम वीकली बाज़ार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बस फिशरमैन फ़िश कैच करते हैं फिर लेकर आते हैं, और वो जैसे यहाँ विलेजेस में कैसे मार्केट लगता है कि एक दिन का मार्केट लगेगा, उसमें सब अपना जो प्रोडक्ट है वो लेकर आएंगे, बेचेंगे और चले जाएंगे, वो परमानेंट मार्केट नहीं होता, राइट। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, एक रेगुलर मार्केट को कहते हैं। जो जैसे कोई जगह है, यहाँ पर अगर एक मार्केट है तो वो वहीं पर एग्जिस्ट करता है, वहीं पर रोज़ वहाँ पर चीज़ें आती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है, राइट। तो मतलब ये क्या है, एक रेगुलर मार्केट है और परमानेंट मार्केट है। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल मार्केट होता है। तो टर्मिनल मार्केट में क्या होता है कि ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारा गुड्स जो है वो वहाँ पे लाया जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब वहाँ से कोई चीज़ें जो है बाहर से मंगाई जा रही है, फिर हमारी यहाँ की चीज़ें कहीं बेची जा रही है। तो ऐसे बड़े जो बहुत बड़ा मार्केट होता है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल मार्केट कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वांट सेटिस्फाइंग गुड एंड सर्विसेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो मार्केटिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या एक्सचेंज करते हैं, वांट सेटिस्फाइंग गुड्स, यानी कि कोई हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंड सर्विसेज, जैसे कि अगर हम किसी ट्रैवलिंग एजेंसी से कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो उससे हमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है ना, बस ट्रैवल करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। तो वो क्या हुआ कि वो जो कंपनी है, जो एजेंसी है, वो हमें क्या दे रही है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, राइट, मनी देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का जो वैल्यू है वो किस चीज़ से डिटरमाइन कर रहे हैं, मनी से या फिर किसी करेंसी से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इंक्लूड दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ which are necessary for the flow of goods and services from the production center to the area of consumption। देखो मार्केटिंग, अभी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं मार्केटिंग का, कि अगर हमने बहुत सारा कोई प्रोडक्ट है बनाया, एक जो है मैन्युफैक्चर किया एक कंपनी में, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जब तक किसी यूज़ का नहीं है, जब तक वो किसी मार्केट प्लेस पे नहीं चल जाता या फिर ऐसी प्लेस पे नहीं चल जाता जहाँ पे लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मतलब कोई प्रोडक्ट है वो बहुत सारे अमाउंट में बना लिया, पर वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा जब तक कि वो प्रोडक्शन जो कंज्यूमर सेंटर्स पे ना चले जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाया जाता है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंपनी प्रॉफिट एंड सोशल इंटरेस्ट। जैसे अगर हम लोग कोई वेजिटेबल खरीद रहे हैं और अगर वो वेजिटेबल जो है वो फ्रेश भी है और रिजनेबल प्राइस में मिल रही है, तो हमें क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला हमें। उसके बाद क्या है, उसके अंदर पर उसमें कंपनी का भी प्रॉफिट होना चाहिए और सोशल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मतलब लोग क्या चाहते हैं, मतलब मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन से ट्रेंड आजकल चल रहा है, उस हिसाब से हमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। इसलिए उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी निकलना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, यानी कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, उन्हें उसे सेटिस्फाई होना चाहिए उस प्रोडक्ट से, ठीक है। यही कहते हैं हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए मार्केटिंग मेथड्स के बारे में। मार्केटिंग मेथड्स में सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड। डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड मतलब जैसे कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कंज्यूमर के बाद, जो फाइनल कंज्यूमर होता है
उससे, ठीक है। जैसे मिल्क मैन हो गया, मिल्क मैन क्या करता है कि जो उसका प्रोडक्ट है मिल्क है वो सबके घर पे ले जा के डायरेक्टली उन लोगों को देता है। इसमें कोई मिडल मैन नहीं आता है, कोई रिटेलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग मेथड। इनडायरेक्ट मार्केटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट है कोई, तो वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारे लोग बीच में आते हैं। जैसे मिडल मैन हो गया, उसके बाद रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट को मतलब प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग मेथड। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो जो जैसे फिशरमैन हो गया, जब पहले क्या होता था, जो फिशरमैन होता था वो एक मिडल मैन को फ़िश उसकी बेच देता था। फिर जो मिडल मैन है वो फ़िश की जो प्राइस है उसको बहुत बढ़ा देता था उसकी प्रॉफिट के लिए, एंड वो जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती थी तब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी। इसमें क्या होता है, जो फिशरमैन होता है वो भी एक्सप्लॉइट होता था, और जो फाइनल कंज्यूमर है उससे भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा मिलता था, उससे भी सेटिस्फैक्ट्री प्राइस में प्रोडक्ट नहीं मिलता था, ठीक है। बट इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए क्या आ गई, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बीच में आ गई, और वो क्या करती है, फिर फिशरमैन से जो है वो प्रोडक्ट लेती है, और जो हम फाइनल कंज्यूमर है उसको रीजनेबल प्राइस में ही प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस मार्केटिंग को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट मार्केटिंग। स्टेट और गवर्नमेंट मार्केटिंग क्या होती है, देखो जैसे बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रोसरी होती है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड की जाती है। जो शुगर हो गई, बहुत सारे ग्रेन्स हो गए, व्हीट हो गए, जो भी हमारी डेली बेसिस की ग्रोसरी होती है वो फ्री में या फिर बहुत कम प्राइस में गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दी जाती है। उसे क्या कहेंगे हम, गवर्नमेंट मार्केटिंग मेथड, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है, मार्केटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्ट और सर्विस बाय विच ओरिजिनल प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर्स आर लिंक टुगेदर। मतलब जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, वो और जो हमारा कंज्यूमर है जो उस चीज़ को खरीदेगा, फाइनल कंज्यूमर है, वो एक दूसरे से लिंक कैसे लिंक किए हुए होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग फंक्शन। अब मार्केटिंग फंक्शन तीन चीज़ों में क्लासीफाई होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। अब इन तीनों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि मतलब कोई चीज़ देना या फिर लेना, ठीक है, सेलिंग और बाइंग। उसके बाद क्या है, दिस फंक्शन इज डायरेक्टली कंसर्न विद अ चेंज और चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। देखो ये फंक्शन किस चीज़ मतलब ये फंक्शन क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट अभी मैं कोई प्रोडक्ट है, कोई एप्पल्स है, तो ये एप्पल अभी मैंने ख़रीदा, बाद में अगर ये एप्पल मैंने फिर किसी और को सेल कर दिया, तो मतलब ये जो एप्पल है जो पहले मैंने ख़रीदा था वो किसी और को दे दिया हमने, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है अब मैंने वो किसी और को दे दिया, तो अब वो उसका प्रोडक्ट हो गया। मतलब इसकी जो ओनरशिप है वो एक से दूसरे के पास जाते जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे कि वो सेल होते जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, चेंज इन ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या आता है, सेलिंग। सेलिंग किसे कहते हैं, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम द सेलर टू बायर। सेलिंग किसे कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट है, जैसे अभी मैंने आपको जैसे बताया कैसे एप्पल का हमने दिया, पर अगर हम सोचो कि साइकिल है, अगर मेरे पास है, मैं उस साइकिल को बेच रही हूँ, मेरी एक शॉप में है, मैं अगर उस साइकिल को बेच रही हूँ, तो अब ये क्या हुआ कि मेरे पास जो मैंने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदी थी, अब मैं वो एज अ रिटेलर मैं किसी और को लोकल पीपल जो है उन लोगों को बेच रही हूँ, तो क्या हुआ कि वो जो चीज़ है उसका जो टाइटल है, मतलब जो साइकिल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी ओनरशिप बदलते जा रही है, वो सेलर से बायर के पास जा रही है, राइट। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मतलब, क्योंकि ये लेसन बहुत दिख रहा वास्ट है, पर ये अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलिंग इज़ द हार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देखो, अगर लोगों को डिमांड है किसी चीज़ की, लोगों को चाहिए कि उन्हें एप्पल्स चाहिए, तो अगर मार्केट में एप्पल्स ही नहीं है, या फिर कोई जो फ़िश चाहिए उन्हें और वो फ़िश मार्केट में मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा फिर, तो लोगों को पैसे देकर भी वो चीज़ नहीं मिल पाएंगी, राइट। तो सेल जब तक कोई आएगा नहीं, कोई फिशरमैन नहीं आएगा, कोई रिटेलर नहीं आएगा उस चीज़ को बेचने के लिए, तब तक हम उसे खरीद पाएंगे क्या, नहीं। तो इसीलिए सेलिंग क्या है, मार्केट की जो है हार्ट है, सेलिंग जो है मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इट क्रिएट एंड मेंटेन्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट।
ये राइट, क्योंकि जो डिमांड है प्रोडक्ट की, हम लोगों को जो फ़िश चाहिए थी, जो हमारी डिमांड थी जिस फ़िश को लेकर, वो कब फुलफ़िल हुई, जब किसी ने उस फ़िश को सेल किया, राइट। उसके बाद क्या है, द एम ऑफ सेलिंग इज़ टू डिस्पोज गुड एट अ सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। अभी सेलिंग का क्या एम होना चाहिए कि जो गुड है, अगर जो कोई फ़िश है वो हमें बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है, बहुत एक्सपेंसिव इसमें बेच रहा है, तो हम उसे खरीदेंगे क्या? नहीं। अब बट वही फ़िश अगर फ्रेश है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है एंड वो एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस में वो हमें बेच रहा है, तो हम फिर उसे खरीद लेंगे, क्योंकि वो फिर हमें एक सेटिस्फेक्शन देंगे कि हमें एक अच्छी प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सेलिंग का मेन पर्पज़ क्या रहता है कि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले अच्छी प्राइस में, सही प्राइस में, ठीक है। द इंटरमीडिएटर्स में बी एजेंट, मिडलमैन, बोट ओनर, विलेज मर्चेंट एंड डीलर्स। देखो अब इंटरमीडिएटर्स कौन हो सकते हैं फिश मार्केटिंग में? जो मिडलमैन होते हैं, बोट ओनर्स होते हैं। बोट ओनर्स यानी कि जो फिश को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, फिर जो बोट ओनर है वो क्या करेगा, वो जो फिश उसने लाया है, जो प्रोडक्ट लाया है फिश का, वो बेच देगा हमारे मार्केट में आके, ठीक है। फिर विलेज मर्चेंट हो गए, डीलर्स हो गए, ये सब क्या है? इंटरमीडिएटर्स है, जो फिशरमैन के पास से फिश खरीद रहे हैं, फिर जो बायर है, जैसे कि हम लोकल पीपल से हमको बेच रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इंटरमीडिएटर्स है। उसके बाद क्या है? सेलिंग ऑफ फिश इज ऑल्सो डन बाय कॉन्ट्रैक्ट मैथड इन विच प्राइस इज फिक्स्ड बिफोर द सीजन। देखो क्या होता है कि जैसे कभी रेनी सीजन में फिश कम आती है, विंटर सीजन में अच्छी आती है, कहीं कहीं रीजन में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं वेदर की वजह से, ठीक है। फिश का जो प्रोडक्शन है वो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि मार्केट के जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फ़िश की जो प्राइस है वो पहले के पहले ही फिक्स्ड कर देते हैं, ताकि बाद में उसके ऊपर फ्लक्चुएशन अगर हो भी मतलब हमारे कंडीशन में, वेदर कंडीशंस में, तो उससे लॉस ना हो फिशरमैन का, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? फंक्शन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में क्या है? सेलिंग और बाइंग, बस यही दो उसके अंदर पॉइंट्स है। उसके बाद बाइंग किसे कहते हैं? बाइंग इज द एक्टिविटी ऑफ परचेसिंग गुड एंड असेंबल गुड्स आर असेंबल बाय दिस एक्टिविटी। बाइंग क्या है? मतलब किसी चीज़ को खरीदना, उसे हम क्या कहते हैं? बाइंग कहते हैं। और सिर्फ जैसे कोई प्रोडक्ट है, अभी वो प्रोडक्ट कब असेंबल हो रहा है, वो क्या करेगा, जो ओनर है जो प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है, तो वो बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ लेकर आ रहा है, उसे असेंबल कर रहा है, फिर एक प्लेस पे वो सारे प्रोडक्ट जो है वो बेचे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? बाइंग मीन्स ऑफ परचेज राइट गुड एट अ राइट प्लेस एट राइट प्राइस। देखो जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो हम कब खरीदेंगे? जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब हमें उस चीज़ का जो राइट टाइम है, मतलब हमें जब उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ हम खरीदेंगे एट अ राइट प्राइस। बाइंग का पर्पज़ क्या है कि हमें कोई चीज़ चाहिए जिसकी हमें अभी ज़रूरत है, और वो हम सही प्राइस, मतलब उसकी रिजनेबल प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं। तो यही बाइंग मतलब बेचने का उसका मोटिव होना चाहिए, और ख़रीदने का भी, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन दिस प्रोसेस प्राइमरी बायर इज़ अ फिशरमैन एंड लास्ट बायर इज़ अ कमीशन एजेंट। प्राइमरी बायर कौन होता है? मतलब ये प्रोसेस के अंदर फिशरमैन होता है। जैसे फ़िश अगर हम लोग बेच रहे हैं, तो फ़िश में जो सबसे पहले कौन खरीदेगा? फिशरमैन खरीदेगा फ़िश। उसके बाद कौन खरीदेगा? मिडल मैन वो खरीद लेगा, या फिर जो बोट ओनर है वो खरीद लेगा। अभी हमने देखा मीडिएटर्स के बारे में, तो वो क्या है? वो कमीशन एजेंट है। मतलब फिर फिशरमैन के पास से मिडल मैन खरीदेगा। मिडल मैन क्या करेगा? उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेगा, और बाद में वही कमोडिटी, जो वही फिश है, वो लोकल पीपल्स को बेचेगा, ठीक है। इन रिवर फिशरी फिशरमैन सेल्स इट फिश कैश टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन मार्केट। जो रिवर पे जो फिशरमैन फिशिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फिश लेते हैं थोड़ी सी फिशिंग की, फिर वो क्या करते हैं? डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास बेच देते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है वो हम थोड़ा आगे के इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन में यही बताया गया है कि देखो, जैसे अगर कोई कम्योडिटी है, कोई फ़िश, हमने बहुत सारी फ़िश कैच की, और फिर जब तक वो यूटिलाइज़ नहीं होगी, जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जब तक वो किसी मार्केट प्लेस पे ना चले जाए। जैसे हमने बहुत सारी फ़िश पहले से ही जो है वो जमा करके रखी है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बना के रख लिया है, पर वो किसी काम का नहीं है जब तक कि उसे कोई खरीदेगा नहीं। और वो खरीदने बायर्स कहाँ पर आएंगे? किसी भी मार्केट रीजन में आएंगे, मार्केटिंग प्लेसेस पे आएंगे, ठीक है। तो यही ट्रांसपोर्ट में क्या कहा गया है? फिर ट्रांसपोर्ट में ये बताया गया कि बाईसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये चीप मेथड होता है, और क्योंकि फिशरमैन जो है वो बहुत महंगी चीज़ें, महंगे व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा जो फ़िश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल यूज़ किया जाता है वो क्या है? बाईसाइकिल है, ठीक है, क्योंकि चीप है और
स्पीडी है। और जो फ़िश क्या है, एक पेरिशेबल कमोडिटी है। पेरिशेबल कमोडिटी मतलब ऐसी चीज़ जो जल्द से जल्द ख़राब हो जाती है, राइट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जल्दी से मार्केट प्राइस पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ट्रैवलिंग के टाइम पे ही ख़राब हो जाएंगी तो फिर वो मार्केट में जाकर उसका लॉस हो जाएगा, उसे हमें कम प्राइस में बेचना पड़ेगा या फिर वो पूरी तरीके से ही स्पॉइल हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हमें जल्द से जल्द बेचना होता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग में फिशेस की, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में क्या है, फिश एंड फिश प्रोडक्ट आर हाईली पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 2 days इवन पैक्ड विद अ क्रश्ड आइस और केप्ट इन अ चिल्ड और कोल्ड स्टोरेज। देखो, फिश क्या होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाली प्रोडक्ट है फिश, और उसे हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। भले ही वो फिर आप उसको क्रश्ड आइस में, ऐसा बॉक्स होता है उसके अंदर बहुत सारी क्रश्ड आइस होती है एंड उसके अंदर हमारी फिशेस को रखा जाता है ताकि वो कोल्ड स्पेस में उसके अंदर कोई बैक्टीरिया फॉर्म ना हो, जिसकी वजह से फिश जो है वो स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है। फिर भी हम इसे 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़रूरी है फ़िश का, और फ़िश को सही जगह अच्छे से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने फ़िश को क्रश्ड आइस में नहीं रखा, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा, तो फिर क्या होगा कि फ़िश जो है वो बहुत जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। हम फ़िश को बिना किसी कोल्ड इन्वायरमेंट के नहीं रख सकते, ठीक है। एक बार हमने फ़िश को जैसे बाहर निकाल लिया रिवर से, तो हमें उसे जल्द से जल्द स्टोर करना होता है, ठीक है, जाकि उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन शुरू ना हो जाए, फ़िश स्पॉइल ना हो जाए। स्टोरेज फैसिलिटी इज इसेंशियल टू फुलफिल द मार्केट डिमांड एट द प्रॉपर टाइम। सही बात है, क्योंकि स्टोरेज अगर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारी फिश मार्केट तक ले जाएंगे तब तक ख़राब हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी। फिर वो क्या होगा कि जो डिमांड है, जो लोग चाह रहे थे कि उन्हें फ्रेश और एक अच्छी प्रोडक्ट मिले फिश का, तो वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब क्या है फैसिलिटिंग फंक्शन। फैसिलिटिंग फंक्शन किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल प्राइसिंग, रिस्क बियरिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट सर्वे। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डिटर्मिनेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करना मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको हाईली क्लासीफाई करना। जैसे कोई हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्राइस है, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर से डिपेंड करती है, ठीक है। उसके जो अंदर जो कैरेक्टर्स है वो हाई क्वालिटी के है, इसलिए हम उसे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं, ठीक है, ब्रांड की तरह बेचते हैं, ओके। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनके पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखता है, उसे चेक करता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं। अब उसके बाद क्या आता है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट इनटू द वेरियस क्लासेस टू विच दे बिलोंग। देखो, ग्रेडिंग क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, कलर एंड टेक्सचर। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से क्लासीफाई करना, उन्हें अलग अलग क्लासेस में रखना उनकी क्वालिटी के बेसिस पर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग किसे कहते हैं? पैकिंग मीन्स कवरिंग और रैपिंग अ गुड इनटू अ पैकेज सो दे प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। किसी भी चीज़ को स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, पैक करके जो किसी भी जो बायर है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेबलिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट मेड टू नो टू द कस्टमर थ्रू द लेबल। देखो, हम कोई भी चीज़, अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट की लेबल पढ़ते हैं कि अच्छा इसमें मतलब ये क्वालिटी का है, अच्छा है क्या ख़राब है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसे परचेस करते हैं, ठीक है। तो लेबल क्या करता है कि प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो बताता है, वो मेंटेन कर मतलब बताता है हमारे कस्टमर्स को। उसके बाद क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसे कहते हैं? दिस इज एक्टिविटी ऑफ गिविंग ब्रांड और नेम टू द प्रोडक्ट। देखो, मतलब अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो हम उसको कोई स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, या फिर जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जो ब्रांड का प्रोडक्ट सोच के आते हैं घर से कि हमें हाँ इसी ब्रांड का चीज़ खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, उसका लेबल पढ़ते हैं, फिर उसके ब्रांड के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से जो हमें दिखता है वो हम खरीद लेते हैं। तो ब्रांडिंग करना यानी किसी चीज़ का किसी प्रोडक्ट को उसका नाम देना और उस हिसाब से उसे बेचना, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? प्रोविजन ऑफ मनी एट अ टाइम व्हेन इट इज़ वांटेड इज कॉल्ड फाइनेंस। मतलब पैसों का मिलना उस वक्त पे जब उसकी ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। एंड सप्लाई ऑफ मनी फॉर द मार्केटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। और पैसों का सप्लाई होना मतलब पैसों का मिलना या फिर उसे देना मार्केटिंग प्रोसेस के लिए, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, जो भी प्रोसेस होती है हमारी मार्केटिंग में, उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंस देना, पैसा देना, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग। उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग, ठीक है।
उसके बाद है रिस्क बियरिंग। अभी देखो जैसे हम किसी प्रोडक्ट को किसी मार्केट तक सप्लाई कर रहे हैं और जिस व्हीकल से हम उसे सप्लाई कर रहे हैं, जिस ट्रक से अगर हम उसे सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और वो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क बियरिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस लेते हैं हम चीज़ों का। ठीक है, ताकि जो हमारा जो लॉस है वो हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ शिफ्ट कर सके, उससे दे सके और हम लोग लॉस से बच जाए। उसके बाद क्या है मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट प्राइस, डिमांड, सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन इज नीडेड। देखो जो हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना, किस बेसिस पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में, कौन किस चीज़ की डिमांड चल रही है मार्केट में, कौन सा ट्रेंड चल रहा है या फिर कंपटीशन किस चीज़ को लेकर ज़्यादा है, ये सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसे क्या कहते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है कैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं, द रूट थ्रू विच गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड कैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लेके जाना, जिस रूट से जिस रास्ते से हम उसे लेके जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं चैनल ऑफ प्रोडक्शन या फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके टाइप्स क्या होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैनल, यानी कि फिश जो है तो उसमें सबसे पहले आपने कहा गया है कि फिश जो है वो पेरिशेबल कम्योडिटी है और उसका मार्केट में जल्द से जल्द पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो जाएगा तो फिश जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट मेथड में क्या कह सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड में देखा था कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है उससे डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को बेचा जा रहा है। ठीक है, कोई उसमें इंटरमीडिएटर नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैनल कहते हैं। एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैनल में क्या है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैनल में बहुत टाइप्स आते हैं। जैसे प्रोडक्ट जो है वो पहले मिडल मैन को जाएगा, फिर होल सेलर को जाएगा, फिर रिटेलर को जाएगा एंड देन वो किसी फाइनल कंज्यूमर को जाएगा। जैसे बीच में बहुत सारे रूट्स यानी बीच में बहुत सारे लोगों का मौजूद होना प्रोडक्ट को जो हमारी प्रोड्यूसर है जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाना, उसे क्या कहेंगे हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहेंगे। डायरेक्ट में क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली जो है फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुँचा रहा है, एंड इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों के पास से गुजर के किसी फाइनल कंज्यूमर को मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैनल, यानी कि उसको जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के रास्ते, उसको बेचने के तरीके। ठीक है, प्रॉब्लम्स है ना फिश मार्केटिंग। फिश मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सबसे पहले तो फिशरमैन क्या होता है, वो फिश को कैच करता है, फिर फिश एक पेरिशेबल गुड होने की वजह से उसको जल्द से जल्द मार्केटिंग प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना, उससे प्रॉपरली स्टोर करके रखना, उसका स्टोरेज की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की, फिर उसकी वजह से अगर एक बार फिश स्पॉइल हो गई तो फिर उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो ये जो फिश को एक प्रोडक्शन सेंटर से एक बार कैच करने के बाद उसको मार्केट प्लेस तक पहुँचाना एक फिशरमैन के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो अगर फिश जो है वो ख़राब हो गई या फिर जैसे जो फ़िश कैच होती है उसकी 40% जो कैच होता है, मतलब जितनी 40% जो फ़िश कैच हुई है तो उतनी ही बस अच्छी होती है, बाकी जो 60% फ़िश होती है वो कभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या फिर गुड स्टोरेज फैसिलिटी ना मिलने की वजह से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइस हो जाती है फ़िश की वो कम प्राइस में फिशरमैन को बेचना पड़ता है और फिशरमैन को इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर इज़ अ वाइड फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई रिजल्ट इन अ वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस। अगर देखो सप्लाई जो है फिश का वो कम होगा या फिर टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से क्या है जो प्राइस है उसमें ऊंच नीच देखने को मिलेगी फिशरमैन को। ठीक है, और इन सब में जो लॉस है वो सिर्फ फिशरमैन का ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ प्रॉपर मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल द फिश हैज़ टू बी सोल्ड एट अन इकोनॉमिक प्राइस। देखो अगर स्टोरेज फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा, फिश जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगी एंड जो फिश जो है वो ख़राब हो गई या फिर थोड़ी सी भी ख़राब हो गई तो फिशरमैन को उस फिश को बहुत कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। इस वजह से जो फिशरमैन का बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होता है। तो फिश की जो मार्केटिंग है वो बहुत ही
डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम पे ट्रांसपोर्ट होना, उसको प्रॉपर स्टोरेज मिलना और उसको सही प्राइस में बेच पाना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसके ऊपर से जो मिडल मैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिशरमैन से ज़्यादा कमीशन लेते हैं फिर उस फ़िश को बेचने के लिए, इसलिए फिशरमैन को बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में तो हमने पहले भी देखा, अब हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में और अच्छे से देखेंगे। अभी हमने देखा कि जैसे फिशरमैन जो मिडल मैन होते हैं, तो वो किस टाइप से फिशरमैन को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे कम प्राइस में फ़िश को खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस में फिर आके मार्केट में बेचते हैं। ठीक है। बट इस प्रोसेस को कट आउट करने के लिए हमारे पास जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का नया प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करती है, फिशरमैन से जो प्राइस में जो फिशरमैन बेच रहा है फ़िश को, उसी प्राइस में फ़िश खरीदती है और रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो बायर्स होते हैं, जो लोकल पीपल्स होते हैं, उनको रीज़नेबल प्राइस में फ़िश को सोल्ड करती है एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या, द मार्केटिंग इन विच ऑल द मार्केटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अभी ऐसी मार्केटिंग जिसके अंदर जो भी फंक्शन है मार्केटिंग के, जो भी प्रोसेस है मार्केटिंग का, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैंडल कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। एम क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, टू एलिमिनेट अ मिडल मैन फ्रॉम द मार्केटिंग। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो मिडल मैन है जो एक्सप्लॉइट करता है फिशरमैन को, फिर जो बायर्स हैं उनको भी सेटिस्फैक्ट्री गुड नहीं मिल पाता है। तो जो फिशरमैन जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करना, ये इनका एम होता है। ठीक है। टू प्रोवाइड रिक्वायर फाइनेंस टू द मेंबर्स। देखो जो फिशरमैन है, अभी कुछ कुछ फिशरमैन इतने वेल्दी नहीं होते कि उनको इतने फार्म्स बना सके फ़िश का प्रोडक्शन लेने के लिए, उनको जो सीड्स है, फिर जो फिशेस है उनको फूड प्रोवाइड करना होता है, बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है फ़िश की, फ़िश को ग्रो करे तक, उसे मार्केटेबल साइज़ की बनाने तक। हमने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था किस तरीके से फार्म्स बिल्ड करने पड़ते हैं। अब किसी फिशरमैन के पास अगर इतना मनी नहीं है कि वो इतने सब कुछ कर सके, तो ऐसे पुअर लोगों को वो क्या करती है सोसाइटी, वो पैसे जो है फाइनेंस है वो प्रोवाइड करती है, ताकि वो फिश का प्रोडक्शन ले सके और फिर उसे बेच सके। ठीक है। जो स्टेबलाइज प्राइस, देखा अभी हम लोगों ने यही देखा कि जो प्राइस है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि मिडल मैन क्या करता है, बीच में कमीशन लेता है, जिसकी वजह से जो फिशरमैन है उसको भी कम प्राइस में बेचना पड़ता है, और जो बायर्स है, जो हम लोग लोकल लोग हैं, वो जो खरीदते हैं प्रोडक्ट, वो भी हमें बहुत महंगे प्राइस में मिलता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाती है, मतलब प्रॉपर सबको सेटिस्फैक्ट्री गुड मिल पाता है और फिशरमैन का भी लॉस नहीं होता है। और बहुत सारे पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, कब इस्टेब्लिश हुई थी, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आगे बुक में पॉइंट ये हुए हैं, वो ज़्यादा आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट ये लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। एक बार समझ लेंगे आप तो बहुत अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा। एक बार वन शॉट लेक्चर देख लो, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, आपका पूरा लेसन कवर अप हो जाएगा। एंड जो हमारा फिशरी पार्ट 1 है उसके अंदर जो ज़्यादा गैप है, तो वो आप यूज़ करो फिशरी पार्ट 2 की स्टडी करने के लिए। पहले 2 दिन फिशरी पार्ट 2 को स्टडी करो, उसमें इसके जो लेसन है फिशरी पार्ट 2 के, पहले दो लेसन है, ये फिश मार्केटिंग का है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, ये थोड़े वास्ट लेसन है। ठीक है। तो इसको बस एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करनी पड़ेगी और आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकेंगे। ठीक है। और इन लेसन्स का जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप इसको ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो इसको अच्छे से स्टडी करके जाओ, क्योंकि आपके जितने भी पेपर हो जाएंगे तो एट द लास्ट आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा फिशरीज़ का। इसमें अगर आपने अच्छा किया तो आपका परसेंटेज आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।